गुड आफ्टरनून। पिंडू जी गुड आफ्टरनून। चलिए कुछ दोस्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, चलिए आइए देखते हैं। कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था नोबेल गैस। नोबेल गैसेस हमने कल बताया था नोबेल गैसेस के बारे में कि हमारे पास नोबेल गैसेस कितने भाई 6 नोबेल गैसेस हैं। और इन्हें नोबेल गैसेस क्यों कहते हैं हम, है ना। इन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे नॉन रिएक्टिव गैसेस, जीरो गैसेस, जीरो वाइलेंस गैसेस। बहुत सारे नामों को बताया था इस नोबेल गैस के नाम से। इन 6 नोबेल गैसों में से एक नोबेल गैस आपको बताया था हीलियम के बारे में। थोड़ा सा मैं इसे रिवीजन कर देता हूँ, एक बार आप देखिएगा ध्यान से। हीलियम के बारे में बताया था भाई कि ये जो हीलियम है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट लाइटेस्ट गैस, लाइटेस्ट नोबेल गैस है। यह सबसे हल्की नोबेल गैस है। नोबेल गैस यदि हमसे बात करेगा कि सबसे हल्का नोबेल गैस कौन सा होता है, तो सबसे हल्के नोबेल गैसों में आपको किसको याद रखना है, हीलियम को याद रखना है। इसके बाद हीलियम के बारे में हमने कहा था कि ये जो आपका हीलियम है भाई, आपको बता दो कि ये सेकेंड नंबर पे दूसरा सर्वाधिक मात्रा में ब्रह्मांड में पाए जाने वाला गैस है। ब्रह्मांड में पाए जाने वाला गैस है। तो यदि आपसे बात करेगा कि बताओ भाई दूसरे नंबर में सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड में कौन सा गैस पाया जाता है, तो क्या बताना है, हीलियम, जो कि एक कैसा गैस है, नोबेल गैस है। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद हीलियम के बाद आपको ये पूछ लेगा कि बताओ भाई यह जो हीलियम है वह लेस सोलूबल इन ह्यूमन ब्लड, मानव रुधिर में सबसे कम मात्रा में घुलने वाली गैस की बात करेगा तो भी हम क्या बताएंगे, हीलियम को ही बताएंगे। सबसे कम घुलने वाली गैस किसमें, तो भाई रक्त में, मानव की रुधिर में सबसे कम मात्रा में घुलने वाला गैस कौन होता है, तो वो भी हीलियम है आपका। इसी कारण ये जो आपका दिख रहा लाइन ना, इसी लाइन की वजह से देखो इसका यूजेज हम कहाँ जगहों पे कर लेते हैं। तो हीलियम की यूजेज आपको यदि बता दूं तो हीलियम का यूज हम कर लेते हैं गोताखोर सिलेंडर में, जिसे स्कूप डाइवर्स कहा जाता है, या इसी को आप सी डाइवर्स भी कहते हो, कहते हैं। तो गोताखोर के जो सिलेंडर में भरा जाता है वो देखो क्या क्या भरा जाता है। इसमें तो ऑक्सीजन होगा और क्या होगा, तो साथ में हीलियम होगा। ऑक्सीजन होता है 85% और 15% के रूप में, 15% के रूप में पाया जाता है हीलियम। अब आप कहोगे कि बताओ भाई हाइड्रोजन भी तो सबसे हल्की गैस है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, जबकि ये जो आपका हीलियम है सबसे हल्की नोबेल गैसेस है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के इसलिए नहीं यूज किया जाता है। तो आपको समझा दूँ कि हाइड्रोजन हीलियम की अपेक्षा ज़्यादा घुलनशील होता है मानव के रक्त में, जबकि हीलियम बहुत ही कम मात्रा में घुलता है मनुष्य की ब्लड में। जब कम मात्रा में घुलेगा तो हीलियम का ऐसे हमारे बॉडी में कोई यूज नहीं है, इस कारण से इसको हम भरते हैं और ऑक्सीजन हमारा सर्वाधिक मात्रा में मिल पाता है और यह ब्लड में क्या होता है, मिलते जाता है, और इसके बाद हमारा ग्लूकोज का क्या होगा, ब्रेक डाउन होता जाता है। तो याद रखना कि हाइड्रोजन को क्यों नहीं भरा जाता है ना, ये भी उतना ही हल्का है, इसलिए नहीं भरा जाता है कि हीलियम हाइड्रोजन से बहुत ही कम घुलनशील है मानव के रुधिर में। इसके बाद इसी हीलियम का देखो एक जगह और यूज करते हैं,
एक जगह और इस हीलियम का यूज करते हैं, कहाँ पे करते हैं भाई उसको समझना ध्यान से। एरोप्लेन के इसका यूज एरोप्लेन के टायरों में भी कर लेते हैं, एरोप्लेन के टायर में यूज कर लेते हैं, एरोप्लेन के टायरों में यूज किया जाता है, और वो भी विंटर के मौसम में, सर्दियों के मौसम में, ठंडी मौसम में एरोप्लेन के टायरों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। गुड आफ्टरनून। चलिए देखिए ध्यान से। इसके बाद आपको बता दूं कि इस हीलियम से आपका क्वेश्चन इतने सारे एग्जामों में बन जाते हैं। तो ये था पहला आपका नोबेल गैस, ये पहला आपका नोबेल गैस था। तो ये बातें हमने कल भी चर्चा कर लिए थे। आज हमें आगे थोड़ा सा पढ़ना है। तो आज के लिए पहला हमारा नोबेल गैस होगा कौन सा? नियॉन। कौन सा गैस होगा? नियॉन गैस होगा, जो इसका संकेत Na होता है। पहले बात करेंगे कि इस नियॉन का आपको बता दिया था सभी नोबेल गैसों का क्या एटॉमिक नंबर। तो नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 10। कितना बताना है? 10 बताना है। देखो ध्यान से, इस नोबेल गैसों के बारे में आपको बता दूं तो नोबेल गैसेस का यूजेज कहाँ कहाँ पे है। इसका यूज हम करते हैं, इसका रोड सिग्नल में या रोड इंडिकेटर में इसका यूज कर लेते हैं। आप जब ट्रैफिक इत्यादि पर रुकते हैं तो वहाँ पे देखते होंगे कि रेड सिग्नल लगा रहता है, और उस रेड सिग्नल में जो रेड इंडिकेटर होता है, उस लाल बत्ती वाले इंडिकेटर में कौन सा गैस भरा जाता है? तो वहाँ पर भी कौन सी गैस होती है? नियॉन गैस होता है। इसके बाद इसका यूज कर लेते हैं एयरपोर्ट इंडिकेटर में। एयरपोर्ट इत्यादि पर यदि आप गए होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे बहुत तरीका के बत्तियाँ, भिन्न प्रकार की बत्तियाँ बरते रहता है, लाइट जलते रहता है। तो वहाँ पे जो लाइट जलता है उसमें जो गैस भरी जाती है वो कौन सा गैस भरा जाता है भाई? नियॉन गैस भरा जाता है। इसी का यूज कर लेते हैं डेंजर सिग्नल में यूज करते हैं, और इसी का यूज किया जाता है व्हीकल लाइट में यूज करते हैं। व्हीकल लाइट को हिंदी में कहते हैं लाल बत्ती। किस में यूज करते हैं? लाल बत्ती। व्हीकल लाइट कहाँ लगा हुआ रहता है भाई? तो ये लगा हुआ रहता है आपका पुलिस वैन में या फिर एम्बुलेंस इत्यादि में आप देखते होंगे, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा व्हीकल लाइट, जो ऊपर गाड़ियों के ऊपर गोल गोल घूमता रहता है ना, रेड कलर का, वही आपका रेड कलर का, उसी को नाम दिया जाता है व्हीकल लाइट। और उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो उसमें इस्तेमाल करते हैं नियॉन का। इसका इस्तेमाल और कहाँ कर लेते हैं? तो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं अपन ट्यूबलाइट में। आपसे कह दिया जाएगा कि ट्यूबलाइट में कौन सा गैस भरा जाता है, तो क्या बताना है? नियॉन गैस भरा जाता है। देखो ट्यूबलाइट में 2 गैसें भरी जाती है, एक तो मरकरी वेपर भरा जाता है, मरकरी वेपर भरा जाएगा, और एक नियॉन गैस होता है। एक कौन सा गैस होता है? नियॉन गैस होता है ना। तो याद रखना ट्यूबलाइट में क्या क्या भरी जाती है। तो नोबेल गैसेस में बात करेगा तो नियॉन गैस, और क्या होता है इसके साथ साथ? तो मरकरी वेपर भरा जाता है ना, पारा का वाष्प भरा जाता है इसमें। किसमें? ट्यूबलाइट में। तो इतना क्वेश्चन याद रखना है किसमें? नियॉन से। एक जगह और इसका यूज बता दूं, इसका पिंटू संजय राणा जी, जब हम आर्गन पढ़ेंगे ना, तो जब आर्गन पढ़ेंगे तो हम बता देंगे कि उसका यूज कहाँ होता है ना। थोड़ा सा भी आगे मत चलिए आप। इसके नियॉन का यूज और हम कर लेते हैं एडवर्टाइजमेंट में कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट में कर लेते हैं, हिंदी में कहते हैं विज्ञापन इत्यादि में भी इसका यूज किया जाता है ना। तो याद रखना कि एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन में किसका इस्तेमाल करते हैं? तो कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं? नियॉन गैस का इस्तेमाल करते हैं। एकदम बिल्कुल स्लो आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि आज हमारा बहुत ही लॉन्ग टाइम क्लास चलेगा, है ना। आज हम 2 घंटे की क्लास आपको लेकर आए हैं। कितने घंटे का? 2 घंटे का, और बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। और आज की क्लास आपके लिए बहुत ही खास है। क्यों खास है? थोड़ा सा समझिएगा। एक तो मैं आपको वो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन क्रिएट करता है, और इसी में आपको स्टार्ट करने वाला हूँ मैं पीरियोडिक टेबल। इसी में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आज पीरियोडिक टेबल। तो आप क्लास को लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। क्लास में अंतिम तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं
तो ये था आपका नियॉन गैस। इसके बाद आगे देखते हैं। अगला हमारा है आर्गन। बात करें आर्गन, आर्गन की सबसे पहली बार जो पता लगाया गया था ना, वो रैमजे नामक साइंटिस्ट के द्वारा पता लगाया गया था। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ भाई, आर्गन नोबेल गैस या आर्गन जो उत्कृष्ट गैस है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो क्या बताना है आपको? रैमजे नामक साइंटिस्ट के द्वारा इसके बारे में बताया गया था। इसके बाद आपको बता दूं कि ये जो आर्गन है ना भाई, ये जो आर्गन है इसका यूज हम कर लेते हैं, इसका यूज कर लेते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में इसका यूज करते हैं, है ना। विद्युत बल्ब में इसका इस्तेमाल किया जाता है आर्गन का। तो आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए कि आर्गन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? विद्युत बल्ब में। यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक बल्ब में भी दो गैसें होता है, एक तो N2 गैस होता है जिसे नाइट्रोजन गैस कहते हो, और एक आपका आर्गन गैस होता है ना। एक कौन सा होता है? आर्गन गैस। इसमें नाइट्रोजन गैस 85% होता है और 15% के रूप में आर्गन गैस पाया जाता है। तो यदि हमसे कहेगा कि विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस कितना % के रूप में होता है, तो क्या बताना है आपको? 85%। और कहेगा कि आर्गन गैस कितना % के रूप में होता है, तो क्या बताना है? 15% के रूप में। इसके बाद इसी का इस्तेमाल आपको बता दूं कि आर्गन का इस्तेमाल वेल्डिंग में भी किया जाता है। कहाँ पे कर देंगे? वेल्डिंग करने में इसका इस्तेमाल करते हैं हम। इसमें आपका 2 क्वेश्चन निकल के आएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। पहले क्या होता था कि वेल्डिंग करने में ऑक्सीजन गैस के साथ साथ किसका इस्तेमाल करते थे? एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल करते थे। और जब इन दोनों को आपस में मिला दिया जाता था तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन मिलकर एक गैस क्रिएट करते थे जिसे कहा जाता था ऑक्सी एसिटिलीन। और इसी ऑक्सी एसिटिलीन का इस्तेमाल किया जाता था गैस वेल्डिंग में। तो जब हमें पहले पूछता था तो हम क्या बताते थे? ऑक्सी एसिटिलीन। पर अब क्या हो गया? अब हमें क्या बताना है? अब ऑक्सीजन के साथ साथ किसका इस्तेमाल किया जाने लगा? आर्गन का इस्तेमाल किया जाने लगा वेल्डिंग में। और जब ऑक्सीजन के साथ आर्गन मिलता है ना, तो एक नया गैस बनता है जिसे एक साथ मिलाकर कहते हैं ऑक्सी आर्गन गैस। कौन सा गैस कहते हैं? ऑक्सी आर्गन गैस कहते हैं। और इसी ऑक्सी आर्गन गैस का इस्तेमाल किया जाता है कहाँ? आपका इस्तेमाल किया जाता है वेल्डिंग करने में। तो इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है। संजय राणा जी, आपका क्या कहना है? हाँ बिल्कुल जी, उसमें वही गैस आर्गन गैस ही भरे जाते हैं, वो भी इलेक्ट्रिक बल्ब की जैसे आता है, आर्गन गैस ही भरे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। बिल्कुल आज हम आराम से पढ़ेंगे। आज हमारा 2 घंटे का क्लास होगा, रेगुलर 2 घंटे का। और अब आज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लाया हूँ मैं। इसमें साथ ही साथ आपका पीरियोडिक टेबल भी कराया जाएगा, तो बिल्कुल पूरे क्लास में आज आप बने रहिएगा। चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन और आर्गन से आप याद रखना। क्या याद रखना है? आर्गन से याद रखना कि ये जो आर्गन है भाई, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला नोबेल गैस है। यदि आपसे कहेगा कि बताओ भाई नोबेल गैस, उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सा नोबेल गैस इन्वायरमेंट में पाई जाती है, हमारे प्रकृति में पाई जाती है, तो क्या बताना है? आर्गन के बारे में बताना है। किसके बारे में बताएंगे हम? आर्गन के बारे में बताना है। चलिए इसके बाद देखिए ध्यान से, अगला हम पढ़ेंगे। अगला नोबेल गैस हमारा क्रिप्टन, जिसे हम KR संकेत देते हैं, इसका नाम देते हैं क्रिप्टन। ये जो क्रिप्टन है भाई, क्रिप्टन से आपको क्या याद रखना है? तो ये याद रखना है क्रिप्टन से कि इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो क्रिप्टन का यूज करते हैं, आप मोबाइल रखते होंगे, फ्लैश लाइट में। आप सभी के पास फ़ोन है, उसमें जो आपका फ्लैश लाइट है ना, उस फ्लैश लाइट में कौन सा गैस भरी जाती है? क्रिप्टन गैस भरा जाता है।
फ्लक्स लाइट कहाँ कहाँ मिलेगा, एक तो मोबाइल में मिलेगा और एक कहाँ मिलेगा, एक कैमरा में मिलेगा, है ना। जो कैमरे होते हैं ना, उस कैमरे के लिए भी कौन सा लाइट इस्तेमाल किया जाता है, आपका क्रिप्टन गैस इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखना यहाँ पे फ्लैश लाइट में कौन सा गैस भरा जाता है आपका, तो आपका भरा जाता है क्रिप्टन। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद आपको पढ़ना है जेनॉन। कौन सा, जेनॉन। जेनॉन के बारे में आपको क्या बता दूं, तो जेनॉन के बारे में आपको बता दूं यहाँ पे कि ये जो है भाई इसे अजनबी गैस के नाम से भी जाना जाता है। अजनबी गैस, स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानते हैं, स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानते हैं। अब एक कारण समझना कि क्यों इसे स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, क्योंकि इसका उपलब्धि सभी कंट्रियों में नहीं है। कुछ जगह पे ये तो है और कुछ जगह पे यह नहीं पाया जाता है ना। इसी कारण से इसे क्या कह दिया जाता है, स्ट्रेंजर गैस, अजनबी गैस। इसका देखो यूज कहाँ कहाँ हम करते हैं, तो इसका यूज हम कर लेते हैं अपन ऑटो व्हीकल्स में। ऑटो व्हीकल्स में बाइक इत्यादि जो आपकी गाड़ियाँ होती है, कोई भी गाड़ियाँ होती है, उनके जो इंडिकेटर बनाई जाती है, इंडिकेटर बनाने में, है ना, इंडिकेटर बनाने में या फिर ब्रेक लेने के बाद जो आपका पीछे का लाइट जलता है, तो याद रखना बैक लाइट बनाने में भी, ऑटो व्हीकल्स के बैक लाइट बनाने में भी कौन सा गैस यूज की जाती है, जेनॉन गैस यूज किया जाता है। तो इतना आपको यहाँ पे याद रखना था, ठीक है। ऑटो व्हीकल्स के इंडिकेटर, बैक लाइट इत्यादि बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो जेनॉन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए संजय राणा जी, गैस और नोबेल गैस में क्या अंतर है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। गैसेज जो होती है ना, जैसे कार्बन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का 8 होता है, समझना थोड़ी सी डिफरेंट। और इसके बाद यदि हम बात करें नियॉन की, तो नियॉन का कितना होता है, 10 होता है एटॉमिक नंबर। इनका अंतर ये होता है ना, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ेंगे तो 2 6 टूटेगा और इसका तोड़ेंगे तो 2 8 टूटेगा, ठीक है। इनका अंतर ये होता है ना कि जितनी भी नोबेल गैस है ना, वो सभी के सभी अस्टेबल होते हैं। कैसा होते हैं, अस्टेबल होते हैं। मैंने आपका ऑक्टेट रूल पढ़ाया था और ऑक्टेट रूल में बताया था कि जिनके कक्षा में 0 या तो 2 या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो ना, तो वैसे आपका एलिमेंट अस्टेबल कहलाते हैं, वह गैस होगा तो गैस हो गए। इसके बाद यदि कोई मेटल है तो मेटल हो जाएगा, पर यहाँ पे क्या है, गैस है, तो इसको ऐसे चीज़ों को हम नाम देते हैं नोबेल गैस। तो इसके देखो ये अपने आप में क्या है, अंतिम कक्षा में इसके 8 इलेक्ट्रॉन है, और जब 8 इलेक्ट्रॉन है तो क्या भाई, ये अस्टेबल होगा, मतलब कि एक किसी से भी कोई रिएक्शन नहीं करेगा, और कोई रिएक्शन नहीं करेगा तो ऐसे को हम नाम दे देते हैं क्या, नोबेल गैस, है ना। यही अंतर होता है। नोबेल गैस अपने आप में क्या है भाई, इंडिया में जेनॉन मिलता है, मौसमी शाह जी, इंडिया में जेनॉन है, इंडिया में जेनॉन है, यूएसए में नहीं है ना, यूएसए में जेनॉन नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। इसके बाद एक और बच गया आपका जेनॉन, रेडॉन। कौन सा बच गया है, रेडॉन। तो बात कर लेते हैं रेडॉन का। रेडॉन, आरएन, ये जो रेडॉन है ना भाई, आपको बता दूं कि रेडॉन ये आपका मोस्ट हैवीएस्ट नोबेल गैस है, नोबेल गैस है, सबसे भारी नोबेल गैस है, सबसे भारी नोबेल गैस है। तो आपसे कहेगा कि सबसे भारी नोबेल गैस बताइए, तो क्या बताना होगा, रेडॉन। और इसी को एक और याद रखना है इससे रिलेटेड कि सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला नोबेल गैस है, पाए जाने वाला नोबेल गैस है, नोबेल गैस है। तो आपसे पूछेगा 2 क्वेश्चन यहाँ से, सबसे भारी नोबेल गैस रेडॉन, सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला नोबेल गैस, क्या बताना है भाई, रेडॉन। इसके बाद आपको बताना है कि एकमात्र ऐसा नोबेल गैस है जो रेडियो एक्टिव के रूप में रहता है, जो रेडियो
एक्टिव एलिमेंट के रूप में काम करता है। एकमात्र ऐसा नोबेल गैस है जो रेडियो एलिमेंट है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो सक्रियता तत्व है, रेडियो सक्रियता तत्व है। इसमें आपको याद रखना है इसका जो यूज है, रेडॉन का जो यूज है वो हम कहाँ कर लेते हैं, तो इसका यूज करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में, कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका यूज करते हैं, कैंसर के इलाज में इसका यूज करते हैं। और ख़ास करके कौन सा कैंसर भाई, तो स्किन कैंसर, त्वचा की जो कैंसर होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है किससे, रेडॉन का। और इसी रेडॉन का यूज किया जाता है कहाँ, तो इसी रेडॉन का यूज किया जाता है एक्सरे फोटोग्राफी में। इसीलिए कहा जाता है कि जब एक्सरे जहाँ पे होती है, जहाँ पे एक्सरे मशीन होता है, वहाँ पे छोटे बच्चों को नहीं जाना चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि एक्सरे रे से क्या निकलती है, अल्फा बीटा गामा रे निकलता रहता है, जो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, हानिकारक है ना। तो याद रखना एक्सरे फोटोग्राफी में जो लाइट होता है उसमें एक्सरे फोटोग्राफी में कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है, रेडॉन का यूज किया जाता है। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना था, किससे, नोबेल गैसेस से यहाँ पे याद रखना था। नोबेल गैसेस, पिंटू जी आपका क्या कहना है? बिल्कुल एक कर सकते हैं पिंटू जी, कर सकते हैं रेडॉन का। चलिए देखिए ध्यान से, नोबेल गैसेस से किसी का और क्वेश्चन नहीं है। प्रिंटिंग के वक्त कोई गैस निकलता है कि नहीं, निकलता है जी। प्रिंटिंग के वक्त जो गैस निकलता है ना, वह कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, यह गैस निकलता है, ठीक है। पर बहुत ही कम मात्रा में होती है तो उतना इफेक्ट नहीं आता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है। चलिए देखिए, तो हमने 6 नोबेल गैसेस पढ़ लिए। चलिए एक आपका छोटा सा पहला टॉपिक बता दूं जिससे क्वेश्चन बनता है, फास्फोरस। आपने फास्फोरस का नाम सुना होगा। फास्फोरस, तो फास्फोरस से देखिए क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। पहला तो क्वेश्चन आपको बन जाएगा यहाँ पे, ये जो फास्फोरस है भाई, इससे हम 4 भागों में डिवाइड कर पढ़ेंगे। पहला का नाम देंगे यहाँ पे रेड फास्फोरस, दूसरा का नाम देंगे वाइट फास्फोरस, तीसरा फास्फोरस है आपका ब्लैक फास्फोरस, और चौथा फास्फोरस है आपका विलो फास्फोरस। 4 गो फास्फोरस हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला रेड फास्फोरस, दूसरा वाइट, ब्लैक और विलो। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन कैसे करेगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इन फास्फोरस में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फास्फोरस कौन सा है, सबसे अधिक सक्रिय फास्फोरस। तो आपको बताना क्या है, वाइट फास्फोरस मोस्ट रिएक्टिव फास्फोरस है, सबसे अधिक रिएक्टिव फास्फोरस है, सबसे ज़्यादा सक्रिय है। ज़्यादा सक्रिय है तो आपको बता दूं कि ये जो फास्फोरस है भाई, इससे लाइट की अनुपस्थिति में, जब इसे लाइट नहीं मिलता है, लाइट की एब्सेंटली में यह मंद जलता है। क्या होता है, मंद जलता है। और जब मंद जलेगा तो क्या होगा भाई, क्या होगा, वह चमकेगा, है ना। वह क्या होता है, चमकेगा। जब चमक देता है, और जब चमक देगा तो इसका एग्जाम्पल आपको बता दो, जैसे आपका इसका एग्जाम्पल बता दो। क्या फायर फ्लाई का नाम आपने सुना होगा, फायर फ्लाई, जुगनू, जिसे हिंदी में कहते हैं जुगनू। ये जो जुगनू, रात में जो जुगनू आपका चमकता है ना कलर वाइज, तो जो कलर वाइज चमकता है उसमें क्या होता है, उसमें भी वाइट फास्फोरस होता है। और ये सबसे ज़्यादा सक्रिय है, और सक्रिय है तो इसे किससे डिनोट करते हैं। एक बार पूछा गया था कि वाइट फास्फोरस को किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, तो क्या याद रखना है, P4 के द्वारा डिनोट किया जाता है।
और ये सक्रिय है, तो सक्रिय होने के कारण इसे कहाँ रखा जाता है भाई? तो इसे रखा जाता है पानी में। कहाँ रखा जाता है? जल के अंदर रखा जाता है व्हाइट फास्फोरस को। ये क्वेश्चन भी किया हुआ है कि व्हाइट फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? पानी के अंदर। इसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? P4 के द्वारा। तो इतना क्वेश्चन व्हाइट फास्फोरस आपको याद रखना है। बात करेंगे ब्लैक फास्फोरस की। तो ये जो ब्लैक फास्फोरस है भाई, आपको ब्लैक फास्फोरस के बारे में क्या याद रखना है? ये जो आपका है एकमात्र ऐसा फास्फोरस है जिसे फास्फोरेन के नाम से पुकारते हैं। इसे एक और नाम दिया जाता है फास्फोरेन। क्या नाम देते हैं? फास्फोरेन नाम देते हैं। और यह जो ब्लैक फास्फोरस है भाई, इससे क्वेश्चन और आपको बन जाएगा कि ब्लैक फास्फोरस में आपको क्या याद रखना है कि इसका, चलिए देखिए ध्यान से। ब्लैक फास्फोरस याद नहीं आ रहा है, क्वेश्चन है आपको बहुत ही शानदार यहाँ पे। चलिए मैं इधर बताता हूँ, इसके बाद याद आएगा तो लिख लूँगा। विलो फास्फोरस का यूज करते हैं बम क्रैकर्स बनाने में, पटाखे इत्यादि बनाने में इसका यूज कर लेते हैं हम, है ना। जो दीपावली वगैरह के अवसर पे आप जब पटाखे छोड़ते हैं ना, उस पटाखे में कौन सा होता है? विलो फास्फोरस होता है। और रेड फास्फोरस की बात करें तो रेड फास्फोरस का यूज हम कहाँ कर लेंगे? इसका आप कर लेते हो माचिस के तिल्ली बनाने में इसका यूज कर लेते हैं हम। और एकमात्र ऐसा फास्फोरस है जो पॉलीमर के फॉर्म में रहता है। तो यदि आपसे कहेगा कि पॉलीमर के फॉर्म में कौन सा फास्फोरस होता है, तो क्या बताना है? रेड फास्फोरस को बताना है। तो इतनी फास्फोरस आपको क्वेश्चन को यहाँ पे याद रखना था। तो ये थी आपका फास्फोरस। तो याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कर लेता है आपसे, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से। इसके बाद आगे समझ लेते हैं। चलिए देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल। हिंदी में कहते हैं आवर्त सारणी। तो पहले आप कुछ बातें समझ जाइए। जैसे पहली बात क्या हुआ कि पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए कई वैज्ञानिक आते गए, उन्होंने कुछ प्रयास किया। जैसे आपको बता दूं, पीरियोडिक टेबल बनाने का सबसे पहला प्रयास किया था, तत्वों का अरेंजमेंट करने का सबसे पहला प्रयास किया था लेवोजियर के द्वारा किया गया था। लेवोजियर नामक एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहला प्रयास किया था किसको बनाने का, पीरियोडिक टेबल को। इन्होंने क्या किया कि पूरे एलिमेंट को दो भागों में डिवाइड कर दिया। पहले का नाम है मेटल, धातु, और दूसरे को कहा गया नॉन मेटल, जिसे हम नाम देते हैं अधातु। तो पहला प्रयास किया गया था आवर्त सारणी को बनाने का किनका? तो पहला प्रयास किया गया था आपका लेवोजियर का। लेवोजियर का जो पहला प्रयास था भाई, यहाँ पे देखना ध्यान से। पहला प्रयास किया गया। इसके बाद दूसरे नंबर पे फिर एक और साइंटिस्ट आया। इसके बाद इन्होंने कुछ नहीं बताया। दूसरा साइंटिस्ट आता है डॉबरनियर आता है, और डॉबरनियर ने ट्रेड्स लॉ को अप्लाई करता है, जिसे ट्रिक का नियम कहा जाता है। ट्रिक का नियम कहते हैं। और ट्रेड्स लॉ यह बताता है कि यदि
एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए तो बीच वाला तत्व का द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के द्रव्यमान का औसत होता है या औसत होगा। अब यहाँ पे समझना ध्यान से, ट्रिक का नंबर मतलब होता है 3। क्या होगा? 3। मतलब कि इन्होंने तत्वों को 3 समूह में सजाया और वो जो सजाया गया था वह एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में सजाया गया है ना। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, इस एग्जांपल के द्वारा समझाना, इस एग्जांपल के द्वारा आप समझिएगा ध्यान से। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। देखो लिथियम का जो होता है वह कितना होता है एटॉमिक मास 7, सोडियम का कितना होता है 23, पोटेशियम का कितना होता है भाई, इसका होता है 39। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा कि इन्होंने ट्रेड्स लॉ को अप्लाई किया था, और जब ट्रेड्स लॉ अप्लाई किया तो ट्रेस का मतलब होता है 3 एलिमेंट है यहाँ पे, और इन तीनों को बढ़ते क्रम में एटॉमिक मास के अनुसार सजाया। तो एटॉमिक मास के अनुसार इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे सजा दिया गया। अब कहा कि जो बीच वाला तत्व होगा उसका द्रव्यमान बाकी दो तत्वों के द्रव्यमान का क्या होगा? औसत होगा। तो देखते हैं यहाँ पे ये जो आपका पहला तत्व क्या है आपका, इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं सी। बी का निकालना है तो क्या होगा? बाकी दो का क्या करना था? औसत करना था। मतलब कि ए और सी का औसत कर दिया। ए का मान यहाँ पे 7, सी का मान 39/2 ले लेंगे। इसको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9 और 16 46 आ जाएगा, और बटा में 2 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना? 23। यहाँ पे मैच करिएगा, देखिए क्या 23 है क्या? बिल्कुल उसका 23 है। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से कि क्या भाई ये तो सही है यहाँ तक। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। वो क्वेश्चन क्या करेगा एग्जाम में कि डॉबरनियर के ट्रिक नियम के अनुसार लिथियम और पोटेशियम के साथ साथ कौन सा धातु को रखा गया था? तो याद रखना होगा कि लिथियम और पोटेशियम के साथ साथ कौन सा धातु को रखा गया है भाई? सोडियम धातु को रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि लिथियम और पोटेशियम के साथ साथ कौन सा धातु रखा गया? सोडियम धातु को रखा गया था। मगर क्या हुआ, यह बाद में जाकर जैसे आगे की तत्व खोजे गए तो बाद में जाकर क्या हो गया भाई, यह फिर वैलिड नहीं रहा, सभी में यह बात अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, जब अप्लाई नहीं हुआ तो डॉबरनियर का ट्रिक सिद्धांत क्या हो गया? वहीं पे समाप्त कर दिया गया। जैसे एग्जाम्पल एक और देता हूँ मैं, जैसे हाइड्रोजन ग्रुप की खोज हो गया, तो हाइड्रोजन ग्रुप के खोज हुआ तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन वाले एलिमेंटों को हम उठाते हैं, हाइड्रोजन ग्रुप वाले जब तत्वों को उठाते हैं तो यहाँ पे देखना ध्यान से, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व हैं। क्लोरीन का जो परमाणु भार होता है वह 35.5 होता है, ब्रोमीन का जो होता है वह 80.2 होता है, आयोडीन का जो होता है वह 129 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बात करेंगे, सॉरी आयोडीन का 126 होगा। अब यहाँ पे जब इन दोनों को आप जोड़ोगे और डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18.5 के लमसम आता है। ठीक है, जब देखते हैं तो यहाँ पे 18.2 आना चाहिए था, पर 80 पॉइंट क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, मतलब कि उससे ज़्यादा हो गया, उससे ज़्यादा हो गया ना। ऐसे ऐसे बहुत सारे तत्वों को जब जोड़ा गया तो क्या हुआ, ये पूरे नियम उस पर नहीं बैठते है ना, ये सभी नियम उस पर नहीं बैठ रहे थे। जब नहीं बैठ रहा था भाई तो क्या कर दिया गया, डॉबरनियर का जो सिद्धांत था, डॉबरनियर का जो सिद्धांत था वह गलत साबित कर दिया गया है ना।
तो यहाँ पे याद रखना ये भी पूछ लेगा कि क्लोरीन और आयोडीन के साथ कौन सा तत्वों को रख कर उन्होंने बताया था, तो याद रखना ब्रोमीन को रख के बताया था, है ना। ऐसे आपसे क्वेश्चन भी कर लेता है। इसके बाद देखिए ध्यान से, जब डोबरनियर का सिद्धांत गलत हो गया तो फिर एक और वैज्ञानिक आता है जिसका नाम है न्यूलैंड। न्यूलैंड जिनका हम पढ़ते हैं न्यूलैंड ऑक्टेट रूल, न्यूलैंड का अष्टक नियम। अगला हमारा न्यूलैंड का अष्टक नियम। बात करेंगे न्यूलैंड के अष्टक नियम का, तो नाम से पता चल रहा है क्या लिखा हुआ, अष्टक नियम, मतलब कि कितना होगा, ऑक्टेट होगा। कितना होगा, ऑक्टेट होगा, 8 होगा। अब यहाँ पे समझना इन्होंने क्या कहा, न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल क्या कहता है, ये कहता है भाई कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार सजा दिया जाए, है ना, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक, तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार सजा दिया जाए तो प्रत्येक आठवां तत्व का गुणधर्म, जितने भी उसके गुण होंगे ना, और सभी गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होगा। पहले तत्व के गुणधर्म के समान होगा। तो ये कहा था किसने, न्यूलैंड ने। क्या कहा भाई, एक बार पुनः समझते हैं। कहा कि यदि तत्वों को उनको एटॉमिक नंबर के अनुसार बढ़ते क्रम में सजा दिया जाए ना, तो बढ़ते क्रम में सजा दिया जाए तो प्रत्येक 8वां जो तत्व होगा उसका गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के बराबर होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझना, मैं 8 यहाँ पे एलिमेंट लेता हूँ, 1 2 3 4 5, इस प्रकार मैंने 8 एलिमेंट ले लिया। अब कह रहा है कि ये जो 8वां एलिमेंट है इसका जितने भी प्रॉपर्टी होगा ना, वो सभी गुण 1 वाले एलिमेंट में पाया जाएगा। इस 8 वाले का गुण इस 1 वाले एलिमेंट में पाया जाएगा। ये बात कहा था किसने, न्यूलैंड ने। तो बात यहाँ पे आती है कि न्यूलैंड ने ये बात कहा तो क्या इनके जितने भी तत्व खोजे गए थे उस समय सभी तत्वों पे यह नियम लागू हो रहा था क्या? तो देखते हैं लागू होता है कि नहीं होता है। इसको इरेज करता हूँ मैं। बात करेंगे कि देखते हैं क्या पूरे तत्वों पे इनका नियम लागू होगा कि नहीं होगा। जैसे आपको बता दूं कि पहला तत्व यदि हम लिथियम से उठाते हैं, है ना, तो 8वां तत्व आता है सोडियम। कौन आता है? सोडियम। फिर इसके बाद आता है पोटेशियम। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि यह आपका इसके 8वां तत्व कौन, लिथियम के। यहाँ पे देखिए ध्यान से, लिथियम 3 पे आता है, सोडियम कितने पाएगा? 11 पर। देखो इसका 8वां तत्व है कि नहीं है? बिल्कुल है। फिर 11 के बाद पोटेशियम आता है 19 पर, तो इसका भी 8वां तत्व है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो कहा कि जो पोटेशियम का गुण होगा वह सोडियम के गुण में पाया जाएगा। बिल्कुल सही था भाई कि पोटेशियम भी क्रियाशील धातु है, सोडियम भी क्रियाशील धातु है। पोटेशियम भी मुलायम है, सोडियम भी मुलायम है। और सेम बात वही है, लिथियम भी एक मुलायम धातु है ना, और ये भी क्रियाशील धातु है। तो इन तीनों का तो गुण मिल गया, पर क्या यह गुण सभी में वैलिड हुआ क्या? जैसे देखिए बेरियम से स्टार्ट करेंगे तो मिलेगा क्या? बेरियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद मिलेगा कैल्शियम, है ना। तो इसका गुणधर्म मैग्नीशियम के समान होना चाहिए और मैग्नीशियम का गुणधर्म कैल्शियम के समान होना चाहिए। तो ये रूल लेकर बताया था कौन? न्यूलैंड ने। ठीक है। अब बात करेंगे कि ये जो न्यूलैंड था भाई, ये तो हमने देख लिया कि इन्होंने न्यूलैंड ने इस प्रकार अप्लाई किया, मगर बात आती है कि यह नियम जो लागू हुआ वह कैल्शियम तक तत्व पर ही लागू हुआ, बाकी आगे की तत्वों पर लागू नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के समय टोटल जो एलिमेंट था
टोटल जो एलिमेंट खोजे गए थे वह कितने खोजे गए थे? 56 एलिमेंट ही खोजे गए थे। तो यदि आपसे कहेगा कि न्यूलैंड जिस समय नियम दिया था ऑक्टेट रूल का, उस समय टोटल कितने तत्व थे भाई? तो क्या बताना है कि उस समय टोटल 56 तत्व ही विद्यमान थे। अंतिम तत्व के रूप में कौन सा था? तो अंतिम तत्व इनका था बेरियम। कौन सा तत्व था? बेरियम तत्व था, है ना। इसके बाद आपको बताऊं, इसका लागू जो नियम हुआ था, वो कौन सा तत्व तक नियम लागू हुआ? वह कैल्शियम तक ही नियम लागू हुआ। कैल्शियम के बाद आगे इनका नियम फेल कर गया, तो ये भी क्या हो गए? हट गए यहाँ से। पीरियोडिक टेबल इनका भी क्या हुआ? नहीं चला। इसके बाद फिर एक और आता है। इसके बाद न्यूलैंड के अष्टक नियम के बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है मेंडलीव। और मेंडलीव ने कुछ हद तक अच्छा काम किया, है ना। मेंडलीव ने कुछ हद तक अच्छा काम किया। उन्होंने मतलब कि पूरा के पूरा बना ही दिया था, मगर कुछ अवशेषण रह गया था जिसको पूरा किया था मोजले ने। तो जानते हैं यहाँ पे न्यूलैंड का अष्टक नियम को, पता करते हैं न्यूलैंड के अष्टक नियम को। सॉरी, मेंडलीव का आवर्तसार ने मेंडलीव ने तत्वों को सजाने के लिए देखिए एक पीरियोडिक टेबल दिया, जिसमें कहा गया कि यदि तत्वों को उनके एटॉमिक मास पे सजाया। पहले तो आपको याद रखना है कि मेंडलीव ने तत्वों को किस आधार पे सजाया था? तो याद रखना कि द्रव्यमान संख्या के आधार पे सजाया था। और यह खुद मेंडलीव जो था एक रशियन साइंटिस्ट था, एक रशियन वैज्ञानिक था। तो इतना बात याद रखना है। कहा इन्होंने तत्वों के बारे में कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पे ऐसे मत लिखो, इस प्रकार आप लिखिए कि मेंडलीव के अनुसार था कि तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण, भौतिक व रासायनिक गुण उनके एटॉमिक मास का आवर्त फलन होता है। एटॉमिक मास का आवर्त फलन होता है। यह बात कहा था किसने? मेंडलीव ने। मतलब क्या कहा कि यदि तत्वों का जो भौतिक और रासायनिक गुण है ना, वो किस पे डिपेंड करता है? वो सीधा समानुपाती होता है किसके? उनके एटॉमिक मास का, द्रव्यमान संख्या का सीधा समानुपाती होता है। और कैसे होता है वो देखिएगा ध्यान से। दूसरी बात याद रखना है मेंडलीव में कि इनके समय जो टोटल एलिमेंट खोजे गए थे वो कितना था भाई? वो टोटल 63 तत्व ही खोजे गए थे, है ना। कितने तत्व पता लगा था मेंडलीव जब आवर्तसारणी देने जा रहा था? तो कितना? 63 एलिमेंट थे। तथा इनके समय में टोटल आवर्तों की संख्या कितना था? 7। और वर्गों की संख्या कितनी थी? 9। मेंडलीव जिस पीरियोडिक टेबल को बनाया था उसमें आवर्तों की संख्या कितना था? 7। और इसके बाद वर्गों की संख्या कितनी थी? यहाँ पे 9 था। पर यहाँ पे बात आ गया था क्या भाई? कि यहाँ पे बात आ गया था कि बहुत सारे ऐसे भी इन्होंने गेस किया था कि और तो हो सकता है भविष्य में ऐसे भी एलिमेंट खोजे जाए, है ना। तो एलिमेंट खोजने जाए उसके लिए इन्होंने बहुत सारे खाली स्थान को छोड़ दिया था। अब जब इन्होंने खाली स्थान को छोड़ दिया तो उन्हीं खाली स्थानों में बाद में आकर कुछ तत्वों को डाल दिया गया। जैसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि इनके छोड़े गए खाली स्थान पे कौन से तत्वों को डाला गया था, तो उसको देख लेते हैं कौन सा तत्वों को डाला गया था। मेंडलीव ने सारणी बनाते वक्त जगह जो छोड़ा उसमें से एक जगह का नाम है एका एल्यूमिनियम।
पहला का नाम है एका एल्युमिनियम, दूसरा का नाम है, दूसरा जगह इन्होंने छोड़ा था एका बोरॉन, और तीसरा इन्होंने जगह जो छोड़ा था उसमें है एका सिलिकॉन। अब एका एल्युमिनियम, एका बोरॉन और एका सिलिकॉन के जगह पे फिर नए नए तत्वों को डाला जाने लगा जब बाद में खोज हुआ। तो जैसे एका एल्युमिनियम के जगह पे गैलियम को डाल दिया गया, है ना। वर्तमान में एका एल्युमिनियम के जगह पे कौन सा तत्व विद्यमान है? गैलियम विद्यमान है। और एका बोरॉन के जगह पे स्कैंडियम तत्व विद्यमान है, स्कैंडियम। और एका सिलिकॉन के जगह पे जर्मेनियम तत्व डाला गया है। तो ये थी मेंडलीफ के द्वारा जो छोड़ा गया था जगह, उनमें तत्वों का फिल किया गया था। एका एल्युमिनियम के जगह पे गैलियम को फिल कर दिया गया, और एका बोरॉन के जगह पे स्कैंडियम को, और एका सिलिकॉन के जगह पे जर्मेनियम को डाल दिया गया था। इसके बाद बात करें, मेंडलीफ में बहुत सारे आवर्त सारणियों में कमियां भी रह गया था। तो कभी कभी कमियां पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा कथन मेंडलीफ के आवर्त सारणी के कमियों को दर्शाता है। तो उसमें आप देख लीजिएगा, पहला कमी इनका आपको बता दूं कि इन्होंने समस्थानी के लिए किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं दिया था। समस्थानी का कोई स्थान नहीं था, कोई स्थान नहीं, इन्होंने समस्थानी के लिए किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं दिया। दूसरा बातों में याद रखना भाई कि क्या इन्होंने कोबाल्ट को निकेल के पहले रखा, जो कि इनके नियम का विरुद्ध था। जैसे कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है ना, वो 58.9 होता है, जो कि निकेल का होता है वो 58.69 होता है। अब देखो, पहले निकेल को होना चाहिए था कि पहले कोबाल्ट का होना चाहिए था? तो पहले होना चाहिए था निकेल का, क्योंकि बढ़ते हुए एटॉमिक मास के अनुसार इन्होंने सजाया था। तो पहले किस छोटा कौन है? निकेल है। इसको पहले न करके कोबाल्ट को पहले कर दिया, जो इसका एक क्या आ गया? कमी आ गया। ठीक है। इसके बाद एक एलिमेंट आप पढ़ते हो यहाँ पे हाइड्रोजन। क्या पढ़ते हो? हाइड्रोजन। तो इन्होंने हाइड्रोजन का भी फिक्स स्थान नहीं दिया था, है ना। इन्होंने हाइड्रोजन का भी फिक्स स्थान नहीं दिया था। तो यह तीन कमियां था किसका? मेंडलीफ का। इसी तीनों कमियों को सुधारने के लिए अगला साइंटिस्ट आता है। जिसमें हम पढ़ते हैं मोजले का आधुनिक आवर्त सारणी। और मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी के बाद अभी तक किसी प्रकार का कोई आवर्त सारणी नहीं आया। तो देखिएगा, जो भी हमें समझना है या जो भी हमें जानना है वो मोजले के आवर्त सारणी के बारे में ही जानना है। इसी में हम सारे एलिमेंटों की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम हेडिंग लगाते हैं मोजले का आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी इसे कहा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये जो मोजले था भाई, इन्होंने 1913 ईस्वी में पहली बार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को दिया। 1913 ईस्वी में पहली बार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को दिया। और यहाँ पे आपको बता दूं कि इन्होंने जो एलिमेंटों को आपको सजाया था वो किस प्रकार सजाया था भाई। तो इन्होंने एलिमेंटों को एटॉमिक नंबर के आधार पर सजाया था। एटॉमिक नंबर के आधार पे एलिमेंट को सजाया और कहा कि एलिमेंट का केमिकल एंड फिजिकल जो प्रॉपर्टी होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, एलिमेंट का केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, उनके एटॉमिक नंबर का क्या होते हैं भाई? आवर्त फलन होते हैं, सीधा समानुपाती होता है, आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीफ ने क्या दिया था? एटॉमिक मास पे दिया था, जबकि मोजले ने किस पे दिया? एटॉमिक नंबर पे एलिमेंटों को सजाया। ये बात भी याद रखना है आपको।
जब मोज़िली आवर्त सारणी को डेवलप किया तो उस समय टोटल आवर्तों की संख्या कितनी थी भाई? उस समय टोटल आवर्त 7 था, जबकि वर्गों की संख्या कितना था? 18 था, जिसमें उपवर्ग भी शामिल किया गया है। उपवर्ग भी शामिल किया गया है। तो टोटल कितना मानना है? 18, जबकि आवर्तों का कितना है? 7 है। इन सातों आवर्तों के बारे में हमें जानना है कि कौन से आवर्त में कितने एलिमेंट को रखा गया है तथा उनका क्या नाम है। इनके बारे में ये भी हमें जानना है। जैसे देखिए, बिल्कुल संजय राणा जी एटॉमिक नंबर के आधार पे इनको सजाया था। चलिए देखिए ध्यान से, हम आवर्तों का जब वर्गीकरण करेंगे तो यहाँ पे किस प्रकार करेंगे। जैसे बात करें आवर्तों का वर्गीकरण की, आवर्तों का वर्गीकरण, आवर्त कितने? 7 आवर्त हैं। तो बात करेंगे आवर्त फर्स्ट की। यदि आवर्त 1 की हम बात करें तो इसे कहा जाता है अति लघु आवर्त। 1 नंबर आवर्त को कहा जाता है, और लास्ट एलिमेंट है हीलियम, है ना, जिसमें से पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन और लास्ट एलिमेंट क्या है? हीलियम है। इसके बाद बता दो, आवर्त की बात करें, दूसरे नंबर की आवर्त की बात करें तो इसे कहा जाता है लघु आवर्त। लघु आवर्त, और इसमें तत्वों की जो संख्या है वो कितना रखा गया है? 8 तत्व रखे गए हैं, जिसमें से पहला तत्व है लिथियम और इसका अंतिम तत्व है नियॉन। पहला तत्व है दूसरा आवर्त का पहला तत्व है लिथियम, और इसके बाद बात करें कि अंतिम तत्व कौन सा है? नियॉन। आवर्त संख्या 3 की बात करेंगे तो इसे भी कहा जाता है लघु आवर्त। लघु आवर्त, इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या एलिमेंटों की संख्या कितनी है? 8 एलिमेंट है, जिसमें से पहला एलिमेंट है सोडियम और अंतिम इलेक्ट्रॉन है क्रिप्टन। कौन सा है? क्रिप्टन, सॉरी क्रिप्टन नहीं, आर्गन यहाँ पे है ना, सॉरी आर्गन। इसके बाद बात करेंगे आवर्त संख्या 4 की। आवर्त संख्या 4 की तो इसे कहा जाता है दीर्घ आवर्त। दीर्घ आवर्त, और इसमें तत्वों की संख्या 18 है, जिसमें से पहला तत्व है कैल्शियम और अंतिम तत्व है क्रिप्टन। इसके बाद बात करेंगे आवर्त संख्या 5 की। आवर्त संख्या 5 का तो इसे भी कहा जाता है दीर्घ आवर्त। दीर्घ आवर्त कहा जाता है, और इसमें तत्वों की संख्या 18। पहला तत्व है रुबेडियम और अंतिम तत्व जो इसका है भाई वह है जिनॉन। और आवर्त संख्या बात करेंगे 6 की तो इसे कहा जाता है अति दीर्घ आवर्त। अति दीर्घ आवर्त, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की एलिमेंटों की संख्या है 32, जिसमें से पहला तत्व है सीजियम और अंतिम तत्व है इसका रेडॉन। रेडॉन। इसके बाद बात करेंगे आवर्त संख्या 7 की। आवर्त संख्या 7 की तो इसे कहा जाता है अपूर्ण आवर्त। अपूर्ण आवर्त, क्योंकि भी आवर्त संख्या 7 में कौन सा ब्लॉक है? एफ ब्लॉक है, जो कि पूरी तरह से भरा नहीं है, अभी भी उसमें बहुत सारे खाली स्थान हैं, इसलिए इसे अपूर्ण अर्धभरा आवर्त कहते हैं। और इसमें वर्तमान में जो कितना तत्व है भाई? 26 तत्व हैं, और इसमें पहला तत्व आपका नहीं है, ठीक है, इसमें आपका तत्व तो डाला ही नहीं गया अभी तक, अंतिम आएगा क्या? तो याद रखना 26 तत्व है, इसमें अपूर्ण आवर्त हैं। तो ये थी आपकी आवर्तों का वर्गीकरण। 7 आवर्तों में आपको याद रखना, आपसे कह देगा कि आवर्त संख्या 4 में कितने तत्व हैं, तो फिर बताना होगा। तो कितने तत्व बताना है? 18। इसके एक नंबर वाइज आप याद कर लेना, 2, 8, फिर से 8, फिर 2 बार 18, फिर 1 बार 32, और लास्ट में तो अभी भरा ही नहीं है, 26 में के लिए याद रखना, ठीक है। बाकी शेष खाली 2 बार 8 8, 2 बार 18 18, फिर 1 बार 32।
2 8 8 18 18 32, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आवर्तों का वर्गीकरण। आपको बता दूं कि ये जो दिख रहा है भाई, ये सभी आपका, ये जो आपको प्रथम तत्व दिख रहे हैं ये प्रथम आवर्त में होंगे और प्रथम आवर्त में हैं। ये सभी तत्व प्रथम आवर्त में रखे गए हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, रुबिडियम और सीजियम, यह प्रथम वर्ग में है। और जब प्रथम वर्ग में है भाई, तो आपको बता दूं कि ये सभी के सभी जो है भाई वो क्षार धातु है। कैसा धातु है? क्षार धातु है ना। और ये जो दिख रहा है आपका, ये जो दिख रहे हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये सभी के सभी क्या है भाई? तो सभी के सभी जीरो गैस हैं। ये क्या है? जीरो गैसेस है, या फिर इन्हीं को कहा जाता है नोबेल गैसेस, है ना। और इन्हीं के बारे में तो अभी हमने पढ़ा पहले, नोबेल गैसेस के बारे में ही तो पढ़ के आ रहे हैं। हीलियम को, नियॉन को, आर्गन को, क्रिप्टन को, जेनॉन को और किसको? रेडॉन को। इन्हीं के बारे में हम अभी पढ़कर आ रहे हैं। अभी तो लास्ट में ओजी है जी, अभी तो लास्ट में संजय राणा जी ओजी है, मगर इसका कोई फिक्स नहीं है, आगे फिर से आ जाएगा, है ना। आगे फिर से कोई आ जाएगा। जैसे आपको बता दूं कि ऑर्गेनेशियम, ओजी जो आप कह रहे हैं इसका पूरा नाम है ऑर्गेनेशियम। तो एग्नेशियम जो अभी आया है ना, बाद में फिर आ जाएगा कोई, है ना। एग्नेशियम अभी आया है, फिर से आ जाएगा कोई। तो अंतिम तत्व इसका हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, आवर्त सारणी तो बन के तैयार हो गया, है ना। इनका मोजले का आवर्त सारणी बन गया। अब देखते हैं इनने किस प्रकार से आवर्तों को डिजाइन किया था, है ना। आवर्त सारणी को इन्होंने किस प्रकार से डिजाइन किया था, इसके बारे में समझ लेते हैं। कि इन्होंने आवर्त सारणी को किस प्रकार से डिजाइन किया। वीडियो चल रहा है सही ना? चलिए देखिए ध्यान से, आपको साथ साथ पीरियोडिक टेबल को भी बनाना है। चलिए देखिए, साथ साथ आपको पीरियोडिक टेबल को भी बनाना है। कुंदन गुप्ता जी, आप तो आज बहुत ही लेट हो गए, कोई बात नहीं, आप रिप्ले करके वीडियो को देख लीजिएगा। पिछले वन ने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा दिया आपका, है ना। चलिए ध्यान से, कोई बात नहीं, आगे अब देखिए ध्यान से, जो हम पढ़ रहे हैं उसको पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल को देखो ध्यान से, हम मोजले के अनुसार जो डिजाइन किया गया था 1913 में, उस डिजाइन को यहाँ पे दिखेंगे। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको यहाँ पे एक ऐसा बॉक्स बनाना है। आप भी अपने कॉपी पे इस प्रकार से डिजाइन कर लीजिए, आप भी अपने कॉपी पे इस प्रकार का डिजाइन कर लीजिए। बबली मिश्रा जी, वेरी गुड आफ्टरनून। कोई बात नहीं, आज आपका फर्स्ट क्लास है, तो आप ध्यान से एक बार इसको देखिए, है ना, बिल्कुल समझ में आएगा। और जो अभी हम बता रहे हैं उसको आप एक बार ध्यान से देखते रहिएगा और कॉपी पर साथ साथ इसे बनाइएगा। कॉपी और पेन लेकर ही आप लोग बैठिए। तो पहले इस प्रकार से बॉक्स बना लिए। इसके बाद क्या करना है, आपको इधर से एक छोटा सा बॉक्स बनाना है, इस प्रकार से, ऐसे, है ना। बन गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इधर से भी एक छोटा सा बॉक्स बनाना है, इधर से भी एक छोटा सा बॉक्स क्रिएट करना है, इस प्रकार। इसके बाद देखिए ध्यान से,
इसके बाद देखिए ध्यान से, इसमें आप 7 को डिवाइड करिएगा। कितना डिवाइड करेंगे? 7 को पार्ट डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया ना। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। ये देखो 1 2 3 4 5 6 ही हुआ क्या? अच्छी कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं। ये देखो 7 हो गया है ना। आप भी अपने कॉपी में इस प्रकार से 7 को पार्ट डिवाइड कर लीजिए और इसके बाद ऊपर से क्या करना है? 1 को छोड़ देना है ना। ऊपर से क्या करना है? आपको 1 को छोड़ देना है और छोड़ने के बाद फिर से यहाँ से एक और ऐसा बॉक्स डेवलप कर लेना है ना। एक और ऐसा बॉक्स डेवलप कर लेना है और फिर इसको यहाँ तक ज्वाइंट कर देना है। बिल्कुल पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए आप सीख जाओगे। और सेम इस प्रकार इधर भी करना है। इधर भी 60 पार्टों में डिवाइड कर देना है भाई। 1 2 3 4 5, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा और बड़े बड़े कर देते हैं। हो गया 7। चलिए 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। 1 को छोड़कर इधर भी छोटा सा एक बॉक्स क्रिएट कर लेना है। फिर इसको यहाँ तक मैच कर देनी है। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब क्या करना है? अब आपको क्या करना है भाई? अब बार 2 को छोड़ना है। 1 2 छोड़िएगा और फिर यहाँ से आप डिनोट कर दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आधे पर करके छोड़ देते हैं। और इधर से आपको क्या करना है? इधर से फिर एक इसके सामने से 5 को कॉलम खींचना है। ठीक है, इस प्रकार 1 2 3 4, 1 2 3 4 और एक पहले का 5 हो गया ना। इसे सभी को आपस में मिला दो। मैच हो गया। 1 मिनट। चलिए ध्यान से देखिए, मैच हो गया ना। अब आपको क्या करना है यहाँ पे समझिएगा। अब आपको यहाँ से ले जाकर इसको यहाँ पे ऐसे मैच करवा देना है और इसमें आपको इस प्रकार से डेवलप करना है ताकि 18 को पुर जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं और अभी कितने खींचने हैं हमें? 8 हो गया ना, 10 खींचने हैं। तो खींच दो यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 हो गया। इस प्रकार से आप भी डेवलप कर लीजिए। इस प्रकार से आप भी डेवलप कर लीजिए और इन सभी को इस प्रकार से ऐसे मैच करवा दीजिए। एक मिनट, उल्टा मैच हो गया ना। उल्टा मैच हो गया। 1 मिनट, आप यहाँ तक ही मैच करेंगे ना। 2 को छोड़ना है तो यहाँ तक ही मैच होगा ना। चलिए देखिए ध्यान से। ये देखो आपका पीरियोडिक टेबल बन गया। आपका पीरियोडिक टेबल बन गया। आप सभी ने इस प्रकार से खींच लिए ना।
चलिए देखिए आप काउंट कर लेते हैं। नंबर देते हैं इधर से 1 नंबर, यहाँ पे देते हैं 2 नंबर, इसके बाद 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 नंबर, 13, 14, 15, 16 और 17 और एक 18। तो हमने कहा था कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उपवर्ग है भाई? 18 गो उपवर्ग थे, या वर्गों की संख्या कितनी थी? 18 था। 18 वर्ग हो गए हमारा, ठीक है, 18 गो वर्ग हो गया। 7 आवर्त थे और 18 क्या थे? वर्ग थे। आवर्तों पे भी डिनोट कर देते हैं, क्या आवर्त भी है क्या? सोनम कुमारी जी कैसे नहीं बन रहा? मैंने एक एक को डिनोट किया था, है ना। बैक करके वीडियो को आप एक बार देखिएगा, बन जाएगा। यहाँ पे डिनोट करते हैं तो यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर आवर्त, 3 नंबर आवर्त, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर आवर्त आ गया, ठीक है, बन गया। अब 7 नंबर आवर्त आ गया भाई, तो यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, अब क्या हमें समझना है। ये देखो 1 और 2 नंबर पे हम डिनोट करते हैं, पीरियोडिक को मैं हटाता हूँ और यहाँ पे आपको देखा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है 1A, है ना, क्या है? 1A। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे 2A, क्या लिखना है? 2A। इसके बाद 3 पर 3A नहीं होता है, देखना ध्यान से, यहाँ पे लिखना 3A। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखना 14 में 4A, 15 में 5A, 16 में 6A, 17 में 7A और 18 में क्या लिखना? 18A, 8A, ठीक है, 8A हो गया। इस प्रकार से पीरियड टेबल में डिनोट किया हुआ रहता है। एक बार कोशिश करिए सोनम तिवारी जी, सोनम कुमारी बन जाएगा। अंजलि तिवारी आपका मेरे से भी अच्छा बन गया, बहुत ही थैंक्स, बन गया तो देखिएगा ध्यान से, अच्छा है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इसके बाद अब जो बच गया ना उसको ए में नहीं लिखेंगे, अब 20 से स्टार्ट करेंगे और 20 से जो स्टार्ट करेंगे तो 11 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखना 1B, इसके बाद लिखना 2B और फिर आ जाओ यहाँ से 3 से 3rd B, 4th में लिखना 4B, 5th में लिखना 5th B, 6th में लिखना 6B और 7 में लिखना 7B, और सॉरी 7B। अब आपको दिख रहा होगा 8, 9, 10। तो 8, 9, 10 को 8, 9, 10 को अलग नहीं लिखते, इसको एक ही में लिखते हैं और टोटल को कहा जाता है 8B। 8, 9, 10 वाला जो हमारा ग्रुप बच गया उसको कहते हैं 8B। क्या कह देते हैं? 8B, ठीक है। थैंक यू, बन गया तो बहुत ही अच्छा है ना। कोशिश होगा मेरा कि आप बना पाए। अब देखिए ये तो हमारा बन गया ग्रुप, जो ऊपर लिखा हो रहा था हमने लिख दिया। बात करते हैं ब्लॉक की। तो 1 और 2 जो है, 1A और 2A जो है, इसको कहा जाता है S ब्लॉक। इसको क्या नाम देते हैं? इसको कहा जाता है S ब्लॉक। यहाँ तक दिख रहा है ना? यहाँ तक दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, चलिए ठीक है। इसे कहा जाता है S ब्लॉक। और 3A से लेकर के 8A तक की जो पार्ट है आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये जो भाग दिख रहा है भाग, इस भाग को कहते हैं, मैं इसको इरेज करता हूँ, इस भाग को कहते हैं P ब्लॉक। क्या नाम देंगे? P ब्लॉक, ठीक है। क्या नाम देते हैं? P ब्लॉक नाम देते हैं। और इसके बाद जो बीच वाला बच गया ना, ए वाली पार्ट, तो यहाँ से लेकर के यहाँ आपको दिखा दूँ, बी के जितने भी भाग दिख रहा है सबको कहते हैं डी ब्लॉक। क्या नाम देंगे? डी ब्लॉक। बन गया डी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। और हम कितने पढ़े थे भाई? ऑर्बिटल्स पढ़े थे 4, एस, पी, डी और क्या पढ़े थे? एफ। यही 4 पढ़े थे ना, एस, पी, डी और एफ। तो आपको बता दूं, यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, 1, 2, जहां से डी ब्लॉक शुरू हुआ है तो डी ब्लॉक का पहला वाला का नीचे से 2 गो कॉलम में डबल साइन लगाकर इसे खाली छोड़ देते हैं, है ना। क्यों खाली छोड़ते हैं भाई?
तो खाली इसलिए छोड़ते हैं कि ये दोनों को यहां पे बना देते हैं इस प्रकार से। और ये दोनों जो दिख रहा है ना, ये एफ ब्लॉक है। ये कौन सी ब्लॉक है? एफ ब्लॉक है ना। यह कौन सा ब्लॉक बन गया? एफ ब्लॉक बन गया। और जितने पार्ट इसमें किए गए हैं ना, उतने पार्ट हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, जो भी पार्ट होंगे उसको हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। तो ये थी आपका क्या? एफ ब्लॉक। अब बात करते हैं एफ ब्लॉक की। तो यहाँ पे देखना, एफ ब्लॉक में दोनों श्रेणियों का भी नाम है ना। नाम क्या क्या है भाई? तो मैं इस पार्ट को जो डिवाइड किया हूँ ना, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब पार्ट डिवाइड नहीं करके सिंपल सी बना देता हूँ मैं आपके। ये देखिए, सिंपल सा बन गया। इस पार्ट को नाम देते हैं, ऊपर वाला को कहते हैं लेंथेनाइट। लेंथेनाइट। और नीचे वाले को कहते हैं हम एक्टिनाइट। एक्टिनाइट। लेंथेनाइट का जो मान होता है वो होता है 59 से लेकर के 71 तक, और 59 से लेकर के 71 तक, सॉरी 57 से। और इसका होता है 89 से लेकर के होता है 103 तक, है ना। तो यहाँ पे कई बार पूछा जा चुका है कि बताओ भाई लेंथेनाइट श्रेणी कहाँ से कहाँ तक आती है? तो लेंथेनाइट श्रेणी आता है 57 से 71 तक, जबकि एक्टिनाइट श्रेणी कहाँ से आता है? 89 से लेकर के 103 के बीच आता है। अब बात को समझिएगा, ये जो ब्लॉक आपका बन गया, पहले ब्लॉक में कैसे हम तत्वों को भरे? तो आपको मैक्सिमम तो 30 तक तत्व याद होने चाहिए, है ना। मैक्सिमम आपका 30 तक तत्व याद होने चाहिए। तो आइए थोड़ा सा तत्व हम 30 तक फिल कर लेते हैं, इसके बाद और समझते हैं। यहाँ पे पहला तत्व आपका कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद आएगा दूसरे नंबर पे तत्व हीलियम। इसके बाद फिर आता है आपका लिथियम। लिथियम के बाद आएगा बेरियम। और बेरियम के बाद इधर में एक कहीं तत्व है क्या? नहीं। यहाँ से सीधे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरियम हो गया। इसके बाद पढ़ देंगे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसके बाद ऑक्सीजन 8-9 पर हो जाता है आपका फ्लोरीन, और यहाँ पे 10 पे नियोन। ठीक है, इसके बाद देखिए ध्यान से, इसमें हम पूरे आपको फिल कर देते हैं। सोडियम, कैल्शियम, रुबेडियम, और क्या हो जाएगा? सीजियम, और एक लास्ट में आ जाता है फ्रांसियम। यहाँ पे आप थोड़ी सी इंतजार करना, एलाई है, बिल्कुल एलाई है अंजलि। इसके बाद आपको इंतजार करना, क्या बात आपको बताने जा रहा हूँ कि जितने भी मैं लिखा हूँ ना, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, इस सभी के एलिमेंटों के बारे में बताऊंगा, है ना। जैसे एस ब्लॉक में कौन कौन से ऐसे धातु है जो क्रियाशील है, कौन ऐसे धातु है जो मुलायम है, कौन ऐसे धातु है जो रेडियो सक्रियता है, पूरे एक ब्लॉक को हम पढ़ाएंगे। एस ब्लॉक को भी, पी ब्लॉक को भी, और डी ब्लॉक को भी हम यहाँ पे पढ़ाएंगे आपको। तो अभी सिर्फ आपको पीरियोडिक टेबल में दिखा रहा हूं कि कहां पे एसपीडीएफ है और कौन कौन से तत्व कहां पे है। इसके बाद देखिए ध्यान से, इस बेरियम के बाद आता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, फ्रांसियम, है ना। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसी प्रकार आप यहां पे डिनोट कर लीजिए, है ना। ये तत्व है, इतने ज्यादा आपको तत्व तो नहीं जानना है। इसके बाद यहां से भर देते हैं कार्बन, है ना। एल्युमिनियम यहां पे आ जाएगा, और एल्युमिनियम के बाद आपका जो तत्व आएगा आगे की ओर वो आ जाता है यहाँ पे एल्युमिनियम के बाद आता है गैलियम, और गैलियम के बाद आता है इंडियम और फिर टाइटेनियम। यहाँ पे आ जाता है कार्बन, इसके बाद आ जाता है जर्मेनियम, टीन आ जाएगा, टीन के बाद पीबी आ जाएगा। इसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद आ जाएगा फास्फोरस, एस्बेस्टस। इसके बाद आ जाएगा आपका बिस्मथ। ऑक्सीजन वाला में आ जाएगा सल्फर, सेलेनियम, टाइटेन। इसके बाद आ जाएगा पोलोनियम। फ्लोरीन वाला में आ जाएगा क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो,
और एस्टेटाइन। इसमें तो आपका पूरा लिखवा ही दिया गया है, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, आर्गन, रेडॉन। इसके बाद यहाँ पे आपको लिख दूँ एस्केडियम, टाइटेनियम, बेडेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। इसके बाद निकेल हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा Cu। इसके बाद जिंक हो जाएगा, एक मिनट, टाइटेनियम, बेडेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, सॉरी कोबाल्ट नहीं लिखा। इसके बाद निकेल, निकेल तब आयरन, इसके बाद जिंक। यहाँ पे देखना है, इसमें लिखना आप कॉपर वाला में, कॉपर वाला में नीचे लिख रहा है Au और Ag और इसके बाद Au। चलिए इतने काफ़ी है आपका। अब इतने से ही हम पूरे चीज़ को समझ लेंगे, इतने से ही पूरे चीज़ को हम समझ लेंगे। एक कुछ हमने इम्पोर्टेंट एलिमेंट को यहाँ पे डाल रखा हूँ, है ना, कुछ महत्वपूर्ण एलिमेंट को यहाँ पे डाल रखा हूँ। अब समझना ध्यान से एलिमेंटों के बारे में कि कौन सी एलिमेंट को हम क्या कहते हैं। जैसे आवर्त वर्ग संख्या 1 जो है आपका, वर्ग संख्या 1 में जितने भी तत्व हैं उस सभी तत्वों को कहा जाता है क्षार धातु। यहाँ पे देखना ध्यान से, इसे कहा जाता है क्षार धातु। क्या कहते हैं हम, इसे कहा जाता है क्षार धातु और इंग्लिश में कहते हैं अल्काइन मेटल। क्या कहते हैं, अल्काइन मेटल या फिर अल्कली मेटल के नाम से भी जाना जाता है, अल्कली धातु। इसे कहा जाता है अल्कली धातु। चलिए ऊपर की ओर नहीं दिख रहा है क्या, बस इतना ही ज़्यादा नहीं। क्या आप कहना चाहते हैं संजय राणा जी? चलिए देखिए ध्यान से, इसके बाद आपको बता दूं तो इसके बाद आपको इसको कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु। इसको कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु। आपसे कहेगा कि बताओ भाई क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु किस ब्लॉक में आते हैं, तो आपको क्या याद रखना है, एस ब्लॉक में आते हैं। जितने भी डी ब्लॉक में धातु है उन सभी को कहा जाता है भारी धातु, उन सभी को कहा जाता है भारी धातु। और बाकी बात हम जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहां पे कर लेंगे। इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है कॉपर, चांदी, सोना, Au है जी, Au, इसको कहा जाता है, इस वाले वर्ग को कहा जाता है सिक्का धातु। सिक्का धातु। अब सिक्का धातु क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि इन सभी से बनाई जाती है सिक्का। कॉपर का सिक्का होता है, चांदी का सिक्का होता है, सोने का सिक्का होता है ना, इनसे सभी क्या बनाए जाते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं, इसलिए इसको कह दिया जाता है सिक्का धातु। इसके बाद देखिए, इसे कहा जाता है बोरॉन वाले को कहा जाता है यहाँ पे, है ना, ये जो आपकी बोरॉन वाला पार्ट दिख रहा है, इसको यहाँ पे हम किसी प्रकार की, इस प्रकार से आप इसको अति करना, देखना ध्यान से। और एस्टेट है, ये जो आपको मैंने घेरा लगाया ना, दिख रहा है क्या, और यहाँ पे इनको, यहाँ पे इसको भी इसमें ले लेना है और इसको भी इसमें ले लेना है। थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा मगर आप समझ पाइएगा। ये जो आपका घिरा हुआ दिख रहा है, बेरियम, सिलिकॉन, एस्टेटाइन, टेलुरियम और एस्टेटाइन जो दिख रहा है आपका, जर्मेनियम और एस्बेस्टस जो दिख रहा है, इन सभी को कहते हैं उपधातु। क्या नाम देते हैं हम, उपधातु। इसको नाम दी जाती है उपधातु, है ना। क्या है यह, उपधातु है। यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्या, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको कहा जाता है उपधातु। अब उपधातु जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे पता लगाएंगे उपधातु कितने हैं भाई, 7। कितने उपधातु को पढ़ना है हमें, 7 उपधातुओं को पढ़ना है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, इसके बाद ये जो नाइट्रोजन वाला फैमिली दिख रहा है, इसको कहा जाता है, नाइट्रोजन वाले को इसको कहा जाता है निकोजन समूह।
इसको कहा जाता है निकोजन समूह। निकोजन समूह कहा जाता है। एक बार आप कमेंट कर बताइएगा कि वहां पे दिख रहा है क्या, निकोजन लिखा हुआ दिख रहा है क्या आपको? एक बार आप कमेंट कर बताइएगा कि निकोजन लिखा हुआ आपको दिख रहा है क्या? निकोजन लिखा हुआ दिख रहा है क्या? चलिए, दिख रहा है ना? निकोजन में देखो नाइट्रोजन आएगा, यहाँ पे फास्फोरस पी आ जाएगा, एस आ जाए, एस आ जाएगा, एस बी आ जाएगा, बी आई आ जाएगा। इसके सामने वाला जो भी है ना सभी आ जाएंगे, ठीक है ना? इसके सामने वाला सभी आ जाएंगे। इसके बाद देखिए ऑक्सीजन वाला फैमिली को कहा जाता है चिलकोजन। चिलकोजन फैमिली समूह, चिलकोजन समूह। इस सब का रीजन भी है क्यों कहा जाता है। नाइट्रोजन फैमिली भी कह सकते हैं, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हाइड्रोजन फैमिली, जीरो ग्रुप, ऐसे भी कह सकते हैं। पर जो एक्चुअली नाम है पीरियोडिक टेबल में वो नाम मैं आपको बता दे रहा हूं। क्यों कहा जाता है निकोजन फैमिली? इसलिए कहा जाता है कि इसका सभी का इस्तेमाल किया जाता है जैव उर्वरक बनाने में, जैसे पोटास खाद बनाने में। वहाँ पे आप देखते होंगे कि नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है, फास्फोरस का यूज़ किया जाता है, सभी में क्या होते हैं, खाद में इस्तेमाल करते हैं। और चिलकोजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी के सभी आग जलाने में मदद होते हैं, ठीक है। इसके बाद इस वाला के फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को कहा जाता है हाइड्रोजन फैमिली। नीचे लिख दे रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन फैमिली या फिर हाइड्रोजन समूह। और 18 वाले को कहते हैं जीरो ग्रुप। क्या कहते हैं? जीरो ग्रुप या फिर जीरो समूह कहा जाता है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन को जीरो ग्रुप कहा जाता है। सोनम कुमार ऊपर नहीं दिख रहा क्या? ओके, चलिए ठीक है। इतना समझ में आया क्या? पीरियोडिक टेबल का इतना भाग समझ में आया क्या? एक बार 2 मिनट का समय दे रहा हूं मैं, इसे ध्यान से देखिए, क्योंकि ये समझ में आएगा तभी हम आगे पाठ पढ़ा पाएंगे, है ना? क्योंकि ये समझ में आएगा तभी हम आगे कुछ करवा पाएंगे। एफ ब्लॉक में कौन से? लेंथेनाइट 57 से 71 तक, और एफ ब्लॉक में एक और है एक्टिनाइट जो 89 से 103 के बीच है। 103 के बीच है। संजय राणा जी, कुछ डाउट है वो आपको पीरियोडिक टेबल संजय राणा जी, आपको थोड़ा जो डाउट रह गया ना, ये मैं क्लियर कर दूंगा आपका। जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, ड्यू ब्लॉक पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हर एक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे ना, तो फिर वहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, थोड़ा सा 2 पॉइंट और समझ लीजिए इसमें। आप 1-2 पॉइंट और समझ लीजिए। क्या समझना है यहाँ पे? तो यहाँ पे आपको समझना क्या है, स्पेस तो बचा नहीं, इसको इरेज ही करने पड़ेगा। तो ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए देखिए आप आगे। आप 1-2 बार घर पे इसका प्रैक्टिस करिएगा। पीरियोडिक टेबल के ऑटोमेटिक है कि बन जाएगा, है ना? फिर आप जब एक बार बनाने लग जाएगा ना पीरियोडिक टेबल, तो फिर क्वेश्चन एग्जाम में कहीं नहीं फंसने वाला। आपको बता दूं कि पीरियोडिक टेबल से खासकर एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि बताइए भाई, ऊपर से जब पीरियोडिक टेबल पर नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। विद्युत धनात्मकता क्या होती है, बढ़ेगा या घटेगा। इसके बाद विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है उसका। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए ध्यान से,
यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि हमने जो कहा 1 से 2 वाले आपका जो ग्रुप था और इसके बाद 13 से लेकर के 18 तक के ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंटों को कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो कई बार पूछा जा चुका है कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को दर्शाने वाला कौन कौन से ग्रुप है, तो आपको बता देना है 1 से 2 ग्रुप और 13 से 18 वाले ग्रुप। बाकी का जो ग्रुप बच गया आपका 3 से लेकर के 12 तक के जो ग्रुप आपके पास है उन ग्रुपों को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। हिंदी में कहते हैं संक्रमक तत्व। ये 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखना है आप। चलिए देखिए ध्यान से, पीरियोडिक टेबल में और क्या याद आपको रखना है, तो पीरियोडिक टेबल वाले में आपको याद रखना है 1 पॉइंट और आप आज के लिए देख लीजिए। मान लीजिए कि आपका ये पीरियोडिक टेबल बन गया था इस प्रकार से, छोटा सा मैं एक सैंपल से आपको दिखा रहा हूँ, है ना, इस प्रकार से था, ऐसा आपका पीरियोडिक टेबल था। तो मान लीजिए कि ये जो आपका पीरियोडिक टेबल है, यहाँ से जब हम ऊपर से नीचे की बात करते हैं, ना, तो ऊपर से नीचे आने में क्या होगा, पहले यहाँ पे देखिएगा एटॉमिक साइज जो होगा वो क्या होगा भाई, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। परमाणु की जो साइज होगा क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और बात करते हैं विद्युत धनात्मकता की, तो विद्युत धनात्मकता भी यहाँ पे क्या होती है, बढ़ेगा। और इसके बाद हम बात करेंगे ऊपर से नीचे आने में विद्युत ऋणात्मकता की बात करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे, तो क्या होता है, तो वहाँ पे क्या होगा आपका, घटेगा। और आयनन ऊर्जा की बात करेंगे, उन पे कितने आयन होंगे, तो वो भी आपका क्या होगा, घटेगा। ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। क्या क्या पॉइंट याद रखना है भाई, कि ऊपर से नीचे आने पे एटॉमिक साइज, परमाणु की साइज तो बढ़ता है, विद्युत धनात्मकता भी बढ़ता है। बात करते हैं ऊपर से नीचे आने पर कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, तो घटेगा। आयनन ऊर्जा क्या होगा, तो ये भी क्या होगा आपका, घटेगा। इसके बाद देखिए ध्यान से, जब दाएं से बाएं जाते हैं, है ना, दाएं से बाएं जाते हैं, तो यहाँ पे आपको बता दूं कि एटॉमिक साइज पर क्या होता है, एटॉमिक साइज घटेगा, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। और बात करेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव की, विद्युत धनात्मकता की, तो क्या होगा, घटेगा। और बात करेंगे आयनन ऊर्जा की बात करेंगे, तो आयनन ऊर्जा जो होता है वो भी क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा। तो ये 4 पॉइंट हमेशा जो पूछा जाता है, ये जो 4 पॉइंट है हमेशा पूछा जाता है। नीचे नहीं दिख रहा है क्या, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, आयनन ऊर्जा बढ़ेगा, यहाँ पे आयनन ऊर्जा भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये 4 बात थी दाएं से बाएं जाने पर और ऊपर से नीचे आने पे। इन चारों बातों को याद रखना है आपको।
अब देखिएगा ध्यान से थोड़ी सी, एग्जाम में क्या होता है कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ली जाती है इन्हीं चारों के पॉइंटों को लेकर के। जैसे कौन कौन से पॉइंट अभी मैंने करवाया था आपका, जैसे देखिएगा एग्जाम में क्या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे और कई बार पूछा जा चुका है। जैसे मैंने कहा पहला क्वेश्चन आपका कि सर्वाधिक विद्युत धनात्मकता वाला तत्व कौन सा है, तो फिर आपको बताना होगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा है। और इसके बाद आपसे पूछ लेगा कि सर्वाधिक बंध इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व। ये 3 क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट कर दिए जाते हैं कि बताइए भाई सर्वाधिक ज़्यादा विद्युत धनात्मकता वाला तत्व। तो एक बार आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या इन तीनों का जवाब, यदि किसी को मालूम हो तो आप बताओ इन तीनों का जवाब। चलिए मैं लिख देता हूं, सर्वाधिक विद्युत धनात्मकता वाला तत्व का नाम है सीजियम। और सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व का नाम है फ्लोरीन। और सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व का नाम है क्लोरीन। ये तत्व थे आपके क्या, सर्वाधिक विद्युत धनात्मकता वाला, ऋणात्मकता वाला और इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व। एक क्वेश्चन जो मैंने पहले करवा दिया हूँ आपसे कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन और है सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन सा है। कमेंट करके आप बताइए सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन सा है। तो सर्वाधिक समस्थानिक वाला जो तत्व है वो है पोलोनियम। तो इतना क्वेश्चन आपको यहां से याद रखना है, बिल्कुल से नया राणा जी पोलोनियम होगा। तो आज के लिए इतना बहुत ज़्यादा है। अगले क्लासों में हम पढ़ेंगे अपना यहाँ पे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंटों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ब्लॉकों में कौन कौन से अधातुएं हैं, कौन कौन से उपधातु हैं और कौन कौन से मेटल हैं, किस मेटल का क्या यूजेज है। ये सारे चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे पीरियोडिक टेबल में। या जैसे हमने नाम लिया निकोजन, चिलकोजन, है ना, हाइलोजन, सारे ग्रुपों को पढ़ना है। हाइलोजन ग्रुपों में क्लोरीन का कहाँ कहाँ यूज है, जैसे आपने सुना होगा क्लोरीन फूलों का रंग क्या करता है, उड़ा देता है ना, या कलर को हटाने में क्लोरीन का यूज करते हैं। तो ऐसे चीज़ों में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद अपन इस ब्लॉक में कौन कौन से ऐसा धातु है जो कि रेडियो एक्टिव है, तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेता है। बिल्कुल इसका पोलोनियम का 27 गो आइसोटोप्स हैं। समस्थानिकों की संख्या कितनी है, 27 है। तो इतना आपको याद रखना है। आज के लिए आपको क्या क्या पढ़ा है, नोबेल गैसेस आपकी पूरी करवा दिया गया है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। एक आप घर से क्वेश्चन देता हूँ आपको, कल की क्लास आपको बता दिया जाएगा। आप टाइमिंग में देख लीजिएगा, कल की क्लास शायद 4 बजे ही होगा। जो हमारा पुराना टाइम है उसी पर फिक्स रहेगा कल की क्लास। जैसे क्वेश्चन है आपका, एयरपोर्ट में सिग्नल के रूप में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है, सिग्नल लाइट में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है, और ऑटो व्हीकल्स में
ऑटो व्हीकल्स में बैकलाइट में कौन सा गैस होता है? कौन सा गैस होता है? ये 2 क्वेश्चन है। सोडियम, चलिए देखिए ध्यान से, इन दोनों क्वेश्चन को आप घर से कर लीजिएगा, एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर से इन दोनों क्वेश्चन के चलते आप पूरा नोट्स को एक बार पढ़िएगा तो अच्छी तरीक़ा से आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक्स। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उनको बहुत बहुत वेलकम, है ना। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, है ना। ज़्यादा मात्रा में दोस्तों को जुड़वाइए अपने साथ। थैंक्स।